हाँ किया तो है। अब ठीक है, तो बता देना जब अटक जाए तो चाई का कैसे निकलेगा, n1 अपॉन n1 प्लस n2। अब कोई तुमसे पूछे कि मुझे n2 निकालना है, मतलब मुझे चाई, ये तो चाई n1 हो गया, कोई बोले मुझे चाई n2 निकालना है, तो क्या करना, इन दोनों का सम करना, इक्वल टू 1 कर देना। ये तो इसको बेसिकली बोलते हैं हमारा मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो आ गया समझ में ये चीज। हेलो हेलो। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना, जो चाय होता है इसमें ऊपर भी मोल्स होते हैं, नीचे भी मोल्स होते हैं। इस वजह से इसकी एसआई यूनिट, इस वजह से इसकी एसआई यूनिट डायमेंशन लेस होती है। ऊपर भी मोल, नीचे भी मोल, इस वजह से डायमेंशन लेस होती है ये। ठीक है, अब बात करते हैं आइसोटोनिक। मैं आइसोटोनिक ऊपर पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, अब फिर बात आती है वेंटो फैक्टर की। तो वेंटो फैक्टर क्या होता है, ये भी पढ़ोगे तुम आगे। एक साइंटिस्ट आया था वेंटॉफ, तो इन्होंने कहा था कि जो हमेशा एक नॉर्मल चीज होती है, मतलब एक होता है उनके हिसाब से, एक होता है नॉर्मल मोलर मास, जो नॉर्मल कंडीशंस में मिलता है हमको, नॉर्मल मोलर मास, और एक होता है एबनॉर्मल मोलर मास। अभी के लिए बस ये याद रख लो, आगे क्वेश्चन आएंगे इसमें तो उसके मतलब बता दूंगा। अभी के लिए सिर्फ ये फॉर्मूला याद रख लो, नॉर्मल मोलर मास अपॉन एबनॉर्मल मोलर मास। अब एक ये चीज, हाँ सारे सारे बोर्ड्स के क्वेश्चन है। ठीक है, अब आ रहे हैं हम आइडियल सॉल्यूशन पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइडियल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशंस होते हैं, आइडियल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशंस होते हैं विच फॉलोज राउल्ट्स लॉ, विच फॉलोज राउल्ट्स लॉ। जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं वो आइडियल सॉल्यूशन होते हैं। अभी राउल्ट्स लॉ क्या होता है, राउल्ट्स लॉ हम आगे आने वाले क्वेश्चंस में आएगा इसका क्वेश्चन राउल्ट्स लॉ का पूरा, तो फिर पता चल जाएगा। तो बस अभी के लिए आइडियल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होते हैं जो राउल्ट्स लॉ फॉलो करते हैं, जो राउल्ट्स लॉ फॉलो करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा इसका आंसर सब बताना, ठीक है, सबके लिए क्वेश्चन है ये, कि जो एक्वेटिक एनिमल होते हैं वो कोल्ड वाटर में ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं वार्म वाटर के कंपैरिजन में, क्यों? जल्दी से आंसर। अच्छा, क्यों चाहिए होता है? नहीं नहीं, ये अब अभी अभी हम वो पढ़ रहे हैं ना केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री जैसा आंसर चाहिए, ये बायो जैसा आंसर है ऐसा। तो कोई और बताएगा, चैप्टर में है ये कॉन्सेप्ट एक। तो इस कॉन्सेप्ट का आंसर है हमारा हेनरी लॉ से मिलता है हमको। मतलब हेनरी लॉ की एक एप्लीकेशन है, मतलब ये तुम ये चीज ध्यान रखना, जो सॉल्युबिलिटी होती है ना किसी भी चीज की, सॉल्युबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। हमेशा ध्यान रखना है इस वाली चीज को, सॉल्युबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, सॉल्युबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जितना टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, जितना टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन उतना ही डिक्रीज हो जाएगी। इस वजह से वो पानी सुटेबल नहीं रहता फिशेस के लिए। आ गई बात समझ में? तो जितना सॉल्युबिलिटी कम होती जाएगी जितना तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे, इसलिए। और इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे ये इंग्लिश में लिखा हुआ है। ठीक है, अब हमारा मेन चीज आ गई हमारी राउल्ट्स लॉ, मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ, राउल्ट्स लॉ। ठीक है, तो राउल्ट्स लॉ कुछ नहीं होता, राउल्ट्स लॉ क्या बोलते थे कि जो आपका प्रेशर होता है, जो आपका प्रेशर होता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। समझे? जो हेनरी था ना, इससे पहले एक हेनरी आया था, तो हेनरी ने क्या बोला था, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन मतलब मोल्स अपॉन वॉल्यूम। लेकिन राउल्ट्स क्या बोले,
राउल्ट्स बोले प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चाई मोल फ्रैक्शन। जब ये फॉर्मूला हटता है ये प्रोपोर्शन वाला, तो इसकी जगह आ जाता है पी नॉट एक्स। अभी पी क्या चीज है, ये प्योर होता है, ये प्योर वेपर प्रेशर होता है किसी भी चीज का। अब इसको ऐसा मान लो कि ये पानी मान लो एक बार के लिए इसको, ठीक है, ये प्योर पानी है। अब पानी के मतलब अब पानी पर अलग अलग जगह से बहुत सारा प्रेशर लग रहा है, तो मतलब एक पार्शियल प्रेशर इन्होंने क्या बोला था कि जो भी वॉलेटाइल लिक्विड्स, अब इन्होंने कहा था जो वॉलेटाइल लिक्विड्स होते हैं, सबसे पहले जो इनका कॉन्सेप्ट है ना, वो किस पे बेस्ड है, फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ वॉलेटाइल लिक्विड से बेस्ड है। सबसे पहली चीज तो ये है। तो राउल्ट्स लॉ की जो फर्स्ट कंडीशन है, राउल्ट्स लॉ की फर्स्ट कंडीशन है चीज वॉलेटाइल होनी चाहिए। अब वॉलेटाइल क्या होती है, जो इजीली इवेपोरेट हो जाए, जो चीज ज्यादा इजीली इवेपोरेट होती है उसको वॉलेटाइल बोलते हैं, ठीक है। तो इन्होंने कहा था कि जो वॉलेटाइल के लिए ईच कंपोनेंट का सॉल्यूशन, जो भी पार्शियल प्रेशर, मतलब जो भी पार्शियल प्रेशर होता है, मतलब जैसे एक हमारा सॉल्यूशन है पी, वो कितने बहुत सारे प्रेशरों से मिलता है, जैसे P1 P2 P3 डॉट 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 Pn। मतलब जैसे मैंने तुम्हें बताया था ना, एक ये बच्चा है, तो बच्चे को बहुत सारे लोग मार रहे हैं चारों तरफ से, बच्चे को बहुत सारे लोग चारों तरफ से मार रहे हैं, तो जो इसको टोटल मार पड़ी वो सबकी मार के इक्वल होगी। तो वैसे ही जो पार्शियल प्रेशर होता है वो P1 प्लस P2 प्लस P3, मतलब सबका इक्वल होता है। अब ये जो इसमें पार्शियल प्रेशर होता है, ये जो इसमें पार्शियल प्रेशर होता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू उस चीज का मोल फ्रैक्शन। जब इक्वल टू का साइन हटता है तो यहाँ पे P1 नॉट एक्स आ जाता है, ये वाली चीज, इसको बोलते हैं हम राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ बोलते हैं P1 इज इक्वल टू P1 नॉट एक्स। अब बेसिकली होता क्या, हम मान लेते हैं कि हमारा जो P टोटल है, मतलब जो हमारा टोटल पार्शियल प्रेशर है, वो है P1 और P2 के इक्वल, वो है P1 और P2 के इक्वल। तो P1 क्या हो गया हमारा, P1 क्या हो गया, चाई 1 P1 नॉट प्लस चाई 2 P2 नॉट, ये वाली चीज हो गई। अब ये वाली चीज हमेशा ध्यान रखना, ये वाला फॉर्मूला डिब्बे में कर लो बंद। ये वाला फॉर्मूला हमने कर लिया डिब्बे में, जैसे पार्शियल प्रेशर P1 P2 के बराबर हुआ, P1 इसके बराबर हुआ अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ। अब हमने ये जो नीचे इधर एक चीज दे रखी, तो इसमें क्या एक और यहाँ पे चीज की इन्होंने, जैसे इन्होंने टोटल दिया है P1 नॉट x1 प्लस P2 नॉट x2। अब एक चीज यहाँ पे देखना, ये तो इन्होंने सेम लिखी है ये x1, लेकिन उन्होंने बस x2 को भी तुम चेंज कर सकते हो, कैसे, 1 माइनस x1, क्योंकि x1 प्लस x2 जितने भी मोल फ्रैक्शन होते हैं उनका सम 1 होता है, तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, मतलब जो हमारा x2 है उसको 1 माइनस x1 भी लिख सकते हो। दिख रही है ना वीडियो अच्छी तरह, पक्का, चलो ठीक है, ठीक है, ये वाली चीज होती है हमारी राउल्ट्स लॉ। अब हम आगे चलते हैं, क्वेश्चन है, ये सबके लिए क्वेश्चन है क्योंकि मैं पढ़ा चुका हूँ। हेनरी लॉ क्या होता है, हेनरी लॉ क्या होता है और इसके एप्लीकेशंस बता दो जल्दी से। हेनरी लॉ, इनके एप्लीकेशन मैंने अभी भी बताया, हेनरी लॉ और इसके दो एप्लीकेशन। हेनरी लॉ इसके दो एप्लीकेशन, हेनरी लॉ इसके दो एप्लीकेशन। तो जिसने सुनाओ, किसी ने नहीं सुना क्या, अच्छा ठीक है। तो यहाँ पे हेनरी लॉ क्या होता है, ठीक है, अब मैं बता रहा हूँ। अब हेनरी लॉ क्या होता है, जो भी मेरा जो भी आपका जो भी प्रेशर होता है, ठीक है, जो भी हमारा यहाँ पे पार्शियल प्रेशर होता है, पार्शियल प्रेशर मतलब किसी भी एक चीज का प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन होता है, ठीक है, ये कॉन्सेंट्रेशन। तो जब
प्रपोर्शनल का साइन हटता है तो एक एच आ जाता है। इस एच को क्या बोलते हैं? हेनरी लॉ कांस्टेंट। P इज इक्वल टू के एच सी। P इज इक्वल टू के एच सी। तो बेसिकली इसके दो दो इसके एग्जांपल्स होते हैं। अभी के लिए बता देता हूँ हेनरीज लॉ की जो दो एग्जांपल है। पहला, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, जो हमारी कोल्ड ड्रिंक वगैरह होती हैं, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स। दूसरा, जो सी डाइवर्स होते हैं उनके सिलेंडर में हीलियम भरा रहता है। अभी बताता हूँ दोनों का एग्जांपल एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे वो बताता हूँ कोल्ड ड्रिंक। जैसे सपोज ये तुम्हारी कोल्ड ड्रिंक की बोतल है, ठीक है, ये कोल्ड ड्रिंक की बोतल है, इसके अंदर कोल्ड ड्रिंक भरी हुई है, पूरी कोल्ड ड्रिंक भरी हुई है, साथ में थोड़ी सी गैस भी भरी हुई है। अब इस लिक्विड के ऊपर, ये जो हमारा लिक्विड है यहाँ पे इस वाले रीजन में भी वही गैस है जो यहाँ अंदर भरी हुई है। मतलब जो लिक्विड के अंदर जो हमारी गैस है और जो हमारी एयर में जो हमारी गैस है, ये एक पर्टिकुलर प्रेशर पर बंद है। ये जैसे ही ढक्कन खोलोगे, जैसे ही ओपन किया, हमारे अपना बॉक्स ये वाला ढक्कन ओपन किया, इस वाली गैस पे जो प्रेशर लग रहा है, इस वाली गैस पे जो प्रेशर लग रहा है वो हमने डिक्रीज कर दिया। जैसे ही ऊपर वाली गैस पे प्रेशर डिक्रीज हुआ, अंदर वाली गैस की सॉल्युबिलिटी, अंदर वाली गैस की सॉल्युबिलिटी, अंदर वाली गैस की सॉल्युबिलिटी क्या हो गई? कम हो गई, और ये बाहर निकल आएगी। मतलब बेसिकली हुआ क्या? जैसे ही हम प्रेशर कम कर देंगे तो हमारी जो सॉल्युबिलिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी। कैसे? ये देखो पेप्सी थी, ये भरी थी हमारा पानी, इसके अंदर गैस। जैसे ही हमने ढक्कन खोला, जैसे ही हमने ढक्कन खोला, अंदर की जो गैस है, अंदर की जो गैस है वो बाहर निकल आएगी। उसकी जो सॉल्युबिलिटी होगी, क्योंकि वो डिक्रीज हो गई है। तो इसका मतलब हमने जैसे ही प्रेशर को डाउन किया, वैसे ही हमारी सॉल्युबिलिटी भी डाउन हो गई। ठीक है, तो इस वाली चीज को बोलते हैं हेनरीज लॉ, कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन या सॉल्युबिलिटी। कॉन्सेंट्रेशन को कभी कभी बुक में सॉल्युबिलिटी भी यूज कर सकते हो, मीन्स अगर न्यूमेरिकल आता है इस तरह का तो सॉल्युबिलिटी भी यूज कर सकते हो कॉन्सेंट्रेशन को। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेशन को उसकी तरह यूज कर सकते हो, उसकी सॉल्युबिलिटी की तरह कॉन्सेंट्रेशन को। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन का आंसर दो, सिंपल है। Why do gases nearly always tend to be less soluble in gas liquids? टेम्परेचर बढ़ने के साथ क्यों हो जाती है कम सॉल्युबिलिटी? टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ क्यों हो जाती है कम? नो आइडिया? तो बेसिकली इसका क्या आंसर है कि जो गैसेस होती हैं, तो वही है कि जो हमारा टेम्परेचर, जैसे भी मैंने एग्जांपल दिया था कि अब इसका क्या चीज होगी, जैसे जैसे तुम्हारा, मैंने ऐसा कब बोला? मैंने सॉल्युबिलिटी इज ये, हाँ, तो जैसे टेम्परेचर बढ़ा दोगे वो बाहर आ जाएगी निकल के। ठीक है, अब इसके बाद जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं ना, वो है, बुक में कॉन्सेप्ट है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ये क्या कॉन्सेप्ट है वो मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या कॉन्सेप्ट है वो बाद में बताऊंगा। उससे पहले इसका न्यूमेरिकल करते हैं, फिर आगे जैसे ही आएगा तो बताता हूँ न्यूमेरिकल कैसे करते हैं, बस वो बता देता हूँ क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल इसका बेसिकली ये होता है, टी बी इज इक्वल टू के बी, ये मोलाल इसका, ये होता है फॉर्मूला इसका। तो बेसिकली होता क्या है, इसमें क्या होता है, चलो वो एक्सप्लेन कर ही देता हूँ। ठीक है, जैसे ये हमारा ग्राफ है, ठीक है, तो सपोज तुम्हारा वाटर है, पहले वाटर का एग्जांपल ले लो। सपोज तुम्हारा वाटर है, पहले मुझे ये बताओ कि वाटर का जो वेपर प्रेशर होगा, वाटर का जो वेपर प्रेशर होगा वो टेम्परेचर के साथ कैसे वेरी करेगा? टेम्परेचर और वेपर प्रेशर में क्या रिलेशन होगा? अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा तो क्या होगा?
वेपर प्रेशर के साथ। अच्छा पहले चलो वेपर प्रेशर बता देता हूँ क्या होता है, ठीक है। ये देखो, ये मेरे दो बीकर रखे हैं, ठीक है। यहाँ पे मेरा यहाँ पे मेरा लिक्विड है, ठीक है। पहले सुन लो क्या होता है प्रेशर। तो बेसिकली जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा ना, तो ये मेरा वेपर बढ़ता जा रहा है। मतलब मैं टेम्परेचर बढ़ाता जा रहा हूँ तो मेरा वेपर बढ़ता जा रहा है। और ये वेपर मतलब बाहर नहीं निकल पा रहा, लेकिन बीकर की वजह से। तो ये वेपर क्या है, यहाँ के एटमोसफेयर में जमा हो गया है। तो ये वेपर यहाँ के एटमोसफेयर में जमा हो गया है। ये वेपर यहाँ के एटमोसफेयर में जमा हो गया, मतलब ये जो सारा ये वेपर है यहाँ का, ये वेपर है पूरा, ये वेपर जम गया हमारा पूरा। तो बेसिकली जो प्रेशर वेपर जो होता है, मतलब जो प्रेशर वेपर लगाता है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर, तो उसको हम बोलते हैं वेपर प्रेशर। तो जैसे जैसे तुम टेम्परेचर इंक्रीज करोगे ना, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करोगे वेपर प्रेशर भी इंक्रीज होगा। क्यों होगा इंक्रीज? क्योंकि चीज हमारी ज्यादा जल्दी इवेपोरेट हो रही है। चीज हमारी ज्यादा जल्दी एवोपोरेट हो रही है, इस वजह से हमारा वेपर प्रेशर भी इंक्रीज हो रहा है उस केस में, ठीक है। तो बेसिकली हमारा जो प्योर होता है, जो हमारी बिल्कुल प्योर चीज है, तो उसके लिए ऐसा करके आता है हमारा बॉइलिंग पॉइंट, ये वाली ऐसी उसकी लाइन आती है, ठीक है। जो हमारा प्योर सॉल्वेंट होता है। लेकिन जो हमारे जैसे हमारा प्योर सॉल्वेंट है, मुझे एक चीज बताओ, नॉर्मल वाटर जल्दी बॉईल होगा कि सॉल्ट वाटर जल्दी बॉईल होगा? नॉर्मल वाटर जल्दी होगा कि सॉल्ट वाटर जल्दी बॉईल होगा? हाँ, वाटर होगा। वाटर, या मतलब चलो और एक एग्जांपल। हाँ, तो इसका रीजन क्या है कि जब भी हम कोई भी सॉल्यूट मिला देते हैं किसी भी सॉल्वेंट के अंदर, कोई भी, तो वो पिघलने में और टाइम लेता है। मतलब समझ लो, ऐसे समझो कि सपोज ये हमारी इंडिया की आर्मी है, ठीक है। इसके साथ फ्रांस की भी आर्मी मिला दी हमने ये, तो अब इसको हरा पाना और थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इस वजह से उसका थोड़ा सा ग्राफ इससे नीचे ऐसे करके बन जाता है। इस चीज को बोलते हैं टेम्प एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो इसका एक फॉर्मूला होता है केमिस्ट्री में, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी। ये कांस्टेंट है, बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट, ठीक है। तो ये होता है डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी एम। अब ये जो डेल्टा टी बी है, ये क्या चीज है? तो डेल्टा टी बी जिन चीजों से बना हुआ है, तो डेल्टा टी बी किन चीजों से बना हुआ है? डेल्टा टी बी बना हुआ है डेल एफ। ये बना हुआ है डेल्टा टी एफ माइनस डेल्टा टी एफ नॉट इज इक्वल टू के बी एम। अब तुम पूछोगे कि ये क्या लिख दिया मैंने। तो बेसिकली ये मैंने क्या लिखा है, सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखोगे, ये वाली जो चीज़ है, जो ये टी एफ लिखी हुई है मैंने, टी एफ क्या है, टी एफ सॉरी, वो टी बी था। तो टी बी क्या है? टी बी मेरा सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है। सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट, जैसे मेरा सॉल्ट वाटर है, ठीक है। जैसे मेरा सॉल्ट वाटर बॉईल होगा 100.273 डिग्री सेल्सियस पे, और मेरा जो नॉर्मल वाटर है वो मेरा बॉईल होगा 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो डेल टी बी क्या होगा? 100.273 माइनस 100, ये चीज होगी मेरी डेल टी बी। मतलब मेरा जो सॉल्यूशन है, जो मेरा सॉल्यूशन है और जो मेरा सॉल्वेंट है, इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में, इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में जितना डिफरेंस आएगा, वो मेरा डेल्टा टी बी होगा। अब ये बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? कोई बताएगा बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या होती है? बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन, बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या होती है? जिस, हाँ बोलो बोलो। नहीं नहीं, नहीं, जिस टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है। अब ये क्या चीज होती है वो बताता हूँ। देखो सपोज मान लो ये तुम चाय बना रहे हो, ठीक है। ये तुम्हारी चाय बन रही है इसमें ऐसे। अब क्या होता है, इससे थोड़े टाइम बाद वेपर आने शुरू हुए, ठीक है। अब नीचे से ऊपर वेपर आ रहे हैं, तो एक शील्ड होती है, एक शील्ड है ये किसकी शील्ड है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर की शील्ड है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसको ऊपर नहीं आने देता बुलबुलों को। लेकिन जिस टेम्परेचर पे ये बुलबुले, ये जो निकल रहे हैं, और ये जो ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है,
ये दोनों बराबर हो जाते हैं, उस टेम्परेचर को बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। जैसे अगर हम बोले पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, तो इसका मतलब है 100 डिग्री सेल्सियस से पानी बॉयल होना शुरू होता है, तो मतलब वो यहाँ पे कैप्चर कर लेंगे अपनी पोजीशन, और जैसे ही इसके ऊपर हो जाएगा वो जंप मार जाएंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को क्रॉस कर जाएंगे और वेपर बन जाएंगे प्योरली। तो बेसिकली वो टेम्परेचर जिस पे मेरा वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द किसका, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो उस चीज को बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट तुम्हारा न्यूमेरिकल आ रहा है, ठीक है, ये न्यूमेरिकल है। इसको देखो ना, सॉल्व करके एक बार ट्राई करो। तो मैं फॉर्मूला बता देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फॉर्मूला है डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी एम, ये हो गया फॉर्मूला। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, यहाँ पे देखो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर दिया हमको 373.15 केल्विन, इसका मतलब क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस। प्योर वाटर का दे दिया, तो ये हो गया टी एफ टी बी नॉट इज इक्वल टू के बी एम। ये तो बस अब तुम्हें वैल्यू पुट करनी है। एक बार क्वेश्चन करके देखो, सॉल्व ट्राई करो एक बार इसको, एक बार क्वेश्चन को ट्राई करो। कर रहे हो क्या, सो गए? ओके 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 ओके, पढ़ लो। सिंपल है क्वेश्चन, कुछ नहीं करना है इसमें ज्यादा, सब दिया हुआ है। ऊपर छोटा सा फॉर्मूला लिख देता हूँ। पीछे कर लो, ये मत लेना, बड़े काम की। केबी की वैल्यू हमारी ये रही, केबी फॉर वाटर इज 0.52 केल्विन के जी पर मोल। प्योर वाटर का दे दिया 100 डिग्री सेल्सियस, 373.15 केल्विन। ये मोलैलिटी है, ध्यान रखना, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन सॉल्वेंट इन केजी।
कहाँ चले गए सारे? फिर मेरा सेंटर सेम है, 20 तारीख को ये दोनों होगा। विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम 20 तारीख। कैसे होगा मेरा? अच्छा चलो ठीक है, मैं ही बता देता हूँ। हेलो। हेलो। अरे कितना रुके, कितना रुक जाएं? ये नॉट मतलब प्योर, प्योर उसका मतलब प्योर क्या होता है? हमको पता चला तुमने एट विच पॉइंट द सॉल्यूशन विल बॉईल। सॉल्यूशन विल बॉईल मतलब हमको ये वाली चीज फाउंड करनी है, ये सॉल्यूशन का बॉइंड होगा। टीबी नॉट की जगह लगा दो 100। हाँ बोलिए। 0.25 बहुत ज्यादा क्लोज पहुंचे हो। मतलब थोड़ नहीं, इसका इसका सही आंसर है 373.202। तो तुम मतलब पीछे वाले आंसर पे पहुंच गए। सुनो बता रहा हूँ क्या क्या वैल्यू रखनी है। इस पे 100 रखनी है, केबी पे 0.52 रखनी है, और ये वाला जो स्मॉल एम है, यहाँ पे थोड़ा सा वो चीज़ होगी। ये बता देता हूँ अकेला एम की कैलकुलेशन। जो एम है, एम की जगह क्या क्या आएगा? सबसे पहले, सबसे पहले क्या आएगा? 18 ग्राम। 18 ग्राम क्या है? 18 ग्राम बताओ मैंने क्यों बोला? ग्लूकोज 18 ग्राम होता है। ग्लूकोज 18 ग्राम होता है। ओ सॉरी सॉरी, यहाँ पे 18 ग्राम ग्लूकोज है कुछ। सॉरी। हाँ हाँ। और इसका वो कितना होता है? पूरा एटॉमिक मास इसका 180 होता है। ठीक है, तो ये वाली जो चीज़ होती है, गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास, ये तो ये होती है नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए। तो इसको करके या इससे आएगा नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। नंबर्स ऑफ मोल्स इससे आएगा। देन जो भी तुम्हारा आंसर आएगा उसको डिवाइड कर दो 1 से, 1 केजी से, क्योंकि यहाँ पे सॉल्वेंट कितना है? 1 केजी।
बस कर दो सॉल्व, आंसर आ जाएगा तुम्हारा, इतना सा करना था बस। हाँ, 1 से 1 kg। हाँ वही सेम रहेगा। जब भी तुम पूरी कैलकुलेशन कर लोगे तो 3 से मतलब वो प्लस करके ये नीचे है, तो देख सकते हो सॉल्यूशन। 18 ग्राम दिया हुआ था, इसलिए उन्होंने क्या किया, 1 kg को 1000 ग्राम में चेंज कर लिया। अच्छा एक चीज और, देखो यहाँ पे ये जो टीवी आया ना हमारा, यहाँ पे जो टीवी आया है, इन लोगों का ये टीवी सपोज 0.52 ही आया है। इनका जो टीवी है, टीवी इनका 0.52 केल्विन आया ये। तो फिर इन्होंने टीवी को खोल दिया, डेल्टा टीवी को इन्होंने खोल दिया। हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट वैल्यू ला रहे हैं, तुम कैसे भी कर सकते हो क्वेश्चन को सॉल्व। इन्होंने पहले डेल्टा टीवी निकाला है, फिर डेल्टा टीवी को इन्होंने इक्वल रख दिया है टीवी माइनस टीवी नॉट के, फिर ये वाली चीज इधर जाके प्लस हो गई है। तो 0.52 किस में प्लस हो गया, डेल्टा टीवी में, ऐसा क्या है इन्होंने। सबसे पहले इन्होंने डेल टीवी निकाला है, देन डेल टीवी को इन्होंने रख दिया है डेल टीवी, ये टीवी माइनस ये जो हमारा टेम्परेचर सॉल्यूशन का होता है, और ये प्योर सॉल्वेंट। ठीक है। हेलो हेलो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। कोई डाउट रह जाए तो बाद में पूछ सकते हो मेरे से, ऐसी कोई बात नहीं है। अब अगला है फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, ठीक है। अब जैसे बॉइलिंग पॉइंट था, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट में हमारी चीज़ें क्या हो रही थी, बॉइलिंग पॉइंट में बॉइलिंग पॉइंट में हम क्या एटमॉस्फेयर से लड़ रहे थे, हम बॉइलिंग पॉइंट में एटमॉस्फेयर से लड़ रहे थे। लेकिन जब हम फ्रीजिंग पॉइंट करेंगे, इसके नीचे वाला क्वेश्चन है फ्रीजिंग पॉइंट, जब हम फ्रीजिंग पॉइंट करेंगे तो क्या चीज़ होगी, देखो। अब चीज़ें फ्रीज होती हैं तो क्या बनता है, फ्रीज होके जब भी कोई चीज़ फ्रीज होती है, हेलो, जब भी कोई चीज़ फ्रीज जब भी कोई चीज़ फ्रीज होती है तो उससे जो चीज़ बनती है उसको बोलते हैं सॉलिड, ठीक है। तो बेसिकली क्या होगा कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर को, यहाँ पे आपका कम हो रहा है, देखो ये टेम्परेचर आपका कम हो रहा है, मीन्स नीचे टेम्परेचर का ग्राफ है, और इस साइड वेपर प्रेशर का ग्राफ है, ये वेपर प्रेशर इस कोऑर्डिनेट पे है, टेम्परेचर यहाँ है। तो देखो जैसे जैसे टेम्परेचर कम होगा, ये टेम्परेचर नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, तो वो सॉल्यूशन उसकी तरफ बढ़ेगा, सॉलिड की तरफ। अब सपोज ये तुम्हारा क्या है, सॉल्वेंट है ये, ठीक है, प्योर सॉल्वेंट है, मतलब इसमें कुछ भी नहीं मिला हुआ है, ये प्योर सॉल्वेंट है एकदम। तो मैं इसका टेम्परेचर गिराता जा रहा हूँ, गिराता जा रहा हूँ, तो एक एक बार ऐसा टेम्परेचर आ जाएगा कि ये सॉलिड बन जाएगा, ये चीज सॉलिड बन जाएगी। तो ये जो जहाँ पे ये पॉइंट टच हुआ, ये जहाँ पे ये सॉलिड बन गया है, इस पॉइंट को बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट, और ये रिप्रेजेंट किया जाता है टी एफ नॉट से। जो प्योर फ्रीजिंग पॉइंट होता है सॉल्वेंट का, ये टी एफ नॉट से हमारा रिप्रेजेंट किया जाता है, मतलब वो टेम्परेचर जहाँ पे ये सॉलिड के साथ मिल जाएगी। अब एक और चीज़ होती है सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन क्या क्या हुआ, सॉल्यूशन बेसिकली, सॉल्यूशन में और भी चीज़ें मिली हुई हैं साथ में, तो इसका वेपर प्रेशर इससे कम होगा ये, तो ये इससे देर में, मतलब इसको और थोड़ा ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए फ्रीज होने के लिए। जो हमारा सॉल्यूशन है उसको थोड़ा सा और ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए फ्रीज होने के लिए। क्यों चाहिए, क्योंकि उसमें एक्स्ट्रा सॉल्यूट मिले हुए हैं, ये वाली चीज़। तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे
टी एफ से। तो ये बेसिकली ग्राफ होता है। तो ग्राफ बेसिकली क्या शो कर रहा है कि हमारा सॉल्वेंट है, ठीक है, हमारा सॉल्वेंट कुछ टेम्परेचर पे फ्रीज होना शुरू होता है। जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता गया कम होता गया, एक पॉइंट पे आके ये इंटरसेक्ट हुआ किससे, हमारा जो भी सॉलिड जो भी बनेगा, हमारा जो भी सॉलिड बनेगा, तो यहाँ पे ये फ्रीज हो गया, तो इसको बोलेंगे फ्रोजन सॉल्वेंट। मतलब इस पॉइंट पे आके ये फ्रीज हो गया, यहाँ पे ये जो मैंने पॉइंट बनाया है, ये पॉइंट फ्रीज होना है। अब जो मेरा सॉल्यूशन होगा, अब मेरा सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन में इम्प्योरिटीज भी हैं, तो इसको थोड़ा सा और ज़्यादा टेम्परेचर लगेगा यहाँ पे बॉईल होने के लिए, तो इसका ये वाला पॉइंट हो गया। तो इस चीज़ को टी एफ बोलेंगे, आगे वाली चीज़ को टी एफ नोट बोलेंगे। ये आ गया क्या समझ में? हेलो, ठीक है। तो एक बार थोड़ा और एक बार सिंपल लैंग्वेज में बता देता हूँ। सपोज जैसे ये तुम्हारा लिक्विड है, ठीक है, इसमें पहले खाली वाटर रखा है, ठीक है। अब पानी को जमने के लिए बस ऐसा बोलते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस में मान लो पानी जमना शुरू हो गया यहाँ पे। अब मैंने इसमें क्या किया, थोड़ी और इम्प्योरिटीज मिला दी, तो पानी जल्दी मतलब 0 डिग्री पे बॉईल हो जाएगा कि उसे थोड़ा सा और टेम्परेचर चाहिए होगा, मतलब और थोड़ा सा कम टेम्परेचर चाहिए होगा बॉईल होने के लिए। हेलो हेलो, हेलो, हेलो। तो उस केस में पानी को थोड़ा सा, उस केस में पानी को थोड़ा सा कम टेम्परेचर चाहिए होगा बॉईल होने के लिए, ठीक है। ठीक है, एक ये क्वेश्चन और करा रहा हूँ, फिर थोड़ा ब्रेक ले लेना, ठीक है। तो वैसे क्लास कर रहे हो, बढ़िया। ये वही क्वेश्चन आ गया दोबारा, राउल्ट्स लॉ, जब हमारा सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल है। तो इसमें कुछ नहीं करते, राउल्ट्स लॉ क्या कहता है, जो भी हमारा पार्शियल प्रेशर होता है, जो भी हमारा पार्शियल प्रेशर होता है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हमारा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हमारा मोल फ्रैक्शन, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हमारा मोल फ्रैक्शन। तो जैसे ही तुम इसको हटाओगे यहाँ से प्रोपोर्शनल के साइन को, तो वो हट के क्या बन जाएगा यहाँ पे, ये हो रही है, ये वाली चीज बन जाएगी, वो यहाँ पे ये वाली चीज बन जाएगी। मतलब इसका जो पार्शियल प्रेशर P1 होगा वो P1 नॉट और मोल फ्रैक्शन के बराबर होगा। तो सपोज अब तुम टोटल ले लो, ठीक है, यहाँ पे सपोज तुम PT ले लो, तो PT इज इक्वल टू, सपोज मैं लेता हूँ P1 प्लस P2 लेता हूँ, ठीक है, P1 प्लस P2 ले लिया, तो P1 को क्या लिख सकता हूँ मैं, P1 नॉट चाई वन, P2 को क्या लिख सकता हूँ, P2 नॉट चाई टू, और ये मेरा टोटल तो है ही। तो ये वाली चीज, तो ये कहता है मेरा राउल्ट्स लॉ, ये कहता है मेरा राउल्ट्स लॉ, ठीक है। अब क्या चीज, दोनों, दूसरा कौन, हेनरी कॉन्सेंट्रेशन। हम्म, हम्म, हाँ हाँ, ये वाला। हेलो, हाँ हाँ, बोलो बोलो। हाँ, ये वाला जो PT लिखा था ये। अच्छा हाँ, ये वाली चीज ना, ये P1 नॉट हो जाएगा ये। हाँ, ये दोनों सेम है। ये राउल्ट्स लॉ ही देता है कि P1 इसके बराबर हो जाएगा, राउल्ट्स लॉ बोलता है। हम्म, ठीक है। अब क्या करो, थोड़ा सा ब्रेक ले लो, और मिलते हैं थोड़ी देर के बाद, ठीक है, 5:30 के आसपास। मैं मैसेज डाल दूंगा ग्रुप पे, जब तक और वीडियो बना देता हूँ मैं।
ठीक है, ये वीडियो